नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों ने जनवरी नाइट के पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर्स देख लिए हैं? अगर नहीं देखे हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 प्लेलिस्ट के लिंक दिए रहेंगे, उस पर क्लिक करिए और पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद फिर इधर आइएगा। हम लोग आज यहाँ पर कहानी कहाँ से शुरू कर रहे हैं? कल तक हम लोगों ने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने देखा था कि जो जबरा है वो खेतों की क्यारियों के बीच से दौड़ने लगता है। उसको जो है अपने कर्तव्य का भूत, अपने काम का भूत चढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को होता है काम का भूत, वो काम करना चाहता है अंदर से, ना कि उससे जो है दबाव दिया जा रहा है। तो उसी तरह जबरा जो है वो खेतों के क्यारियों के बीच से दौड़ने लगता है। क्यों? ताकि वो देख सके कि कोई जगह जानवर तो नहीं आया हुआ है जो चारा चर रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अभी हाल ही कुछ देर पहले जो है एक जानवर की आवाज़ पिक की थी। पिक मतलब कि सुनी थी एक जानवर की, इसीलिए जो है वो दौड़ करके जा रहा था। अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग वहीं से जो कहानी आगे बढ़ने वाली है उसे पढ़ने वाले हैं। तो आगे शुरू करते हैं। लिखा हुआ है अनदर आवर पास्ट, यानी कि एक और घंटा बीत गया। जबरा को गए हुए एक और घंटे बीत गए। द नाइट फैंड अप, हवा, रात में जो हवा है वो और तेज चलने लगी। फैंड अप, फैन मतलब क्या होता है बच्चों? पंखा। और फैंड अप मतलब क्या हुआ? पंखा की तरह बहने लगना। क्या? हवा। तो कह रहा है कि द नाइट फैंड अप द कोल्ड विद द विंड, मतलब कि जो रात है उसमें जो ठंडा है और हवा जो है वो पंखा की, ऐसा लग रहा हो कि कोई पंखा चला दिया हो, इतना तेजी से बह रहा हो। हल्कू सेटअप, हल्कू जो है उठकर बैठ गया। एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट, और कह रहा है कि दोनों घुटना मोड़ के अपने छाती से लगा लिया। हिड हिज फेस बिटवीन देम, और दोनों घुटना के बीच में अपना सर घुसा के छुपा लिया। जैसे लोग ठिठुरने लगते हैं तो ऐसे ही सर पे हाथ पैर मोड़ करके ऐसे ही बैठ जाते हैं, वही वाला पोजीशन आप लोग समझिए। बट द कोल्ड वॉज जस्ट एज बिटिंग। बिटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? बिटिंग का मतलब होता है कटकटाना, दांत कटकटाना। जैसे ठंडा लगता है तो लोगों का दांत नहीं कटकटाता ऐसे कर करके, तो उसी को कहा जाता है बिटिंग। तो कह रहा है कि इतना हाथ पैर मोड़ करके बैठ गया हल्कू, किंतु फिर भी उसको ठंडा नहीं जा रहा था, फिर भी उसका दांत कटकटा रहा था। ठंडी अभी भी उतना ही कटकटाने वाला था। इट सीम्स एज डू ऑल हिज ब्लड हैड फ्रोजन, ऐसा प्रतीत हो रहा था, हल्कू को ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में जितना भी खून है वो जम गया हो, इतना ठंडा था। द आइस रैदर देन ब्लड फिल्ड हिज वेन्स, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके शरीर के नसों में खून नहीं दौड़ रहा है बल्कि बर्फ दौड़ रहा है। ही लीन्ड बैक टू लुक एट द स्काइज, वो जो बैठा हुआ था हाथ पैर मोड़ के, वो थोड़ा पीछे की ओर झुकता है ताकि वो आकाश की ओर देख सके। हाउ मच ऑफ द नाइट वॉज स्टिल लेफ्ट, फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अभी कितना रात और बाकी है। 1 घंटा बाकी है, 2 घंटा बाकी है, 4 घंटा बाकी है। यही सवाल उसके दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि इतना ठंडा था। द डिपर हैड नॉट येट क्लाइम द हाफ द स्काई, कह रहा है कि अभी जो चांद है वो आधा आधा ऊपर भी नहीं चढ़ा है। बाय द टाइम इट वॉज ओवरहेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, और जैसे ही चांद जो है ओवरहेड, ओवरहेड मतलब कि सर के ऊपर चढ़ जाता है, तो उस समय शायद से सुबह हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो उसी के हम लोग दिन और रात का साइकिल कहते हैं। लेकिन आप कभी देखिएगा चांद जो है कहीं से उगता या फिर कहीं पे डूबता नहीं है, वो एक जगह पे जाता है आकाश में और उसी समय सुबह हो जाता है। तो इसी तरह हल्कू ने अंदाज़ा लगा लिया था कि जब चांद जो है सर के ऊपर चढ़ जाता है तो उस समय दिन हो जाता है। तो हल्कू देखता है कि अभी तो वो आधा रास्ता भी नहीं तय किया है। पहले के समय के लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी, तो वो इसी तरीके से समय नापा करते थे। आगे लिखा हुआ है ओनली अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हल्कूज फील्ड वॉज अ मैंगो ग्रूव,
अब बच्चों यहाँ पे लिखा है स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो क्या हुआ है? अब किलोमीटर और मीटर का इस्तेमाल ना करते हुए लेखक ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है स्टोन्स थ्रो, यानी कि आप पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर कितना दूरी तक जाता है? 10 मीटर, 15 मीटर। तो उस दूरी को जो है स्टोन्स थ्रो कहा गया, कि मतलब कि जितना दूर स्टोन जाएगा बस उतना ही दूरी में, जितना दूर पत्थर फेंकाएगा। हम लोग के यहाँ जैसे नहीं नापा जाता कि 1 बांस की दूरी, 2 बांस की दूरी, 3 बांस की दूरी, उसी तरह स्टोन्स थ्रो को कहा जाइएगा कि एक पत्थर की दूरी, मतलब कि आप एक बार पत्थर फेंके तो कितना दूर जाएगा उतना ही दूरी में जो है हल्कू के खेत से बगान है। द लीव्स हैड बिगन टू फॉल एंड दे वर हैपेंड इन द ग्रूव। कह रहा है कि जो हल्कू के खेत के पास में जो बगान है आम का जो बगीचा है, वहाँ पे जो है पत्ते झड़ने शुरू हो गए थे। जैसे आप लोग जानते हैं कि आम तो मई और जून में होता है, और जो जनवरी है उस सब के महीने में, पूस के महीने में उसके पत्ते झड़ने लगते हैं। मेरे घर में भी आम के पेड़ है तो उसके पत्ते झड़ते हैं। तो आगे लिखा है कि वो जो आम के पत्ते हैं वो झड़ने लगते हैं उस बगान में। हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा, इफ़ आई गो एंड गेट अ पाइल ऑफ लीव्स, अगर मैं वहाँ जाता हूँ और एक गट्ठर पत्तों का ले आता हूँ, आई कैन मेक अ फायर ऑफ देम एंड कीप वार्म, तो मैं उनसे आग लगा करके खुद को गर्म कर सकता हूँ। क्या सोचा हल्कू ने? कि वहाँ पे जो आम का बागान है, वहाँ पे जो पत्ते गिर रहे हैं, उन पत्तों को अगर मैं एक गट्ठा इकट्ठा कर लूँ तो मैं उसका आग बना सकता हूँ, जिससे मैं गर्म रह सकता हूँ। अब लिखा हुआ है आगे, इफ़ एनीबडी सीज मी, अगर किसी ने मुझे देखा, गैदरिंग द लीव्स इन द डेड ऑफ द नाइट, यानी कि मुझे अगर किसी ने देखा पत्ते इकट्ठा करते हुए इस अंधेरी रात में, दे विल थिंक इट्स अ गोस्ट, तो वो लोग सोचेंगे कि यहाँ पर कोई भूत है। ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस सम एनिमल हिडन इन माई फील्ड वेटिंग, बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हेयर एनी लॉन्गर। कह रहा है कि अगर मैं वहाँ पर आम के बागान में पत्ते इकट्ठा करने जाऊँ और रात में कोई मुझे देख भी लिया तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि लोग सोचेंगे कि कोई भूत है, क्योंकि पहले के समय में लोग भूत वगैरह में बहुत विश्वास करते थे। हालांकि अब के लोग नहीं करते, लेकिन अभी भी कुछ कुछ बेवकूफ़ लोग बाकी हैं जो अभी भी भूत में विश्वास रखते हैं। तो कह रहा है कि हल्कू उसी साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाता है और फिर आगे सोचता है कि हो सकता है कि उसके खेत में जानवर है, उसको अपना खेत छोड़कर नहीं जाना चाहिए वहाँ पे पत्ता इकट्ठा करने के लिए। लेकिन अगर वो पत्ता इकट्ठा करने के लिए नहीं गया और आग नहीं जलाया तो वो ऐसे भी मर जाएगा, और जानवर भी खेत तहस नहस करिए तो वो भी मर जाएगा। तो एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, हल्कू को चुनना था कि वो क्या चाहता है। आगे लिखा हुआ है, ही रिप्ड अप। बच्चों, रिप्ड का मतलब क्या होता है? रिप्ड का मतलब होता है फटा हुआ या फिर फाड़ना। जैसे आप लोगों की जीन्स आती है रिप्ड, आजकल फटी हुई रहती है, उसी को कहा जाता है रिप्ड। तो आप देखते होंगे पुआल का जब एक गट्ठर रखा रहता है ना, स्टॉक्स मतलब क्या होता है? पुआल मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था कि पुआल मतलब, स्टॉक्स मतलब होता है पुआल। वो वाला स्टॉक्स नहीं कि किसी लड़की का पीछा करना, उसको भी स्टॉक कहा जाता है, STALK, यही स्पेलिंग होता है, जो कि एक क्राइम है IPC और BNS के अंदर, जो कि एक जुर्म है जिसकी सज़ा होती है। तो वो वाला स्टॉक का भी यही स्पेलिंग होता है, उच्चारण भी यही होता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक है उसका मतलब है पुआल। अंग्रेज़ी में एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं, तो ध्यान से समझे। जैसे हिंदी में एक शब्द है आम, अब आप निर्भर करता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आम का मतलब हो सकता है सामान्य, या फिर आम का मतलब हो सकता है एक फल। उसी तरह यहाँ पे ये स्टॉक्स है। तो क्या कहते हैं कि वो जो पुआल का गट्ठर है उसमें से कुछ पुआल फाड़ के निकाल देता है, फ्रॉम अ नियर बाई फील्ड, आसपास के खेत से, एक आसपास के खेत से। मेड अ ब्रूम आउट ऑफ देम, यानी कि वो जो पुआल फाड़ के निकाला था उस पुआल का जो है एक झाड़ू बनाता है। एंड पिकिंग अप अ लाइटेड काउडंग केक, और कहीं से जो है जलता हुआ गोईठा उठा लेता है। एंड वेंट टुवर्ड द ग्रूव, और जो है वो आम के बगीचे की तरफ जाता है।
क्या क्या किया उसने? उसने सोचा कि वो आम के बगीचे में जाएगा, सूखा पत्ता जो है वहाँ पे, उससे वहाँ आग बनाएगा और थोड़ा गर्म होगा। और उसने ये भी सोचा कि अगर हम वहाँ पे आग सेकने लगेंगे तो मेरा खेत में कोई जानवर आके उतना देर में तहस नहस कर लेगा। तो फिर वो सोचता है कि भाई ऐसे भी हम ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठंडा ही निपट लेते हैं, जानवर बाद में निपट लेंगे। तो फिर वो जो है आसपास के खेत से थोड़ा सा जो है पुआल फाड़ लेता है और जो है उससे एक झाड़ू बनाता है। और कहीं पर से, कहीं आसपास में जल रहा होगा, हम लोग के यहाँ ठंडी के मौसम में कहीं पे नहीं जलते रहता है कोई भी आग, तो वहाँ से कुछ जलता हुआ गोईठा उठा लिया एंड वेंट टुवर्ड्स द ग्रूव, और वो बगान की तरफ जाता है। जबरा वॉच्ड हिम कमिंग एंड रैन टू हिम वेजिंग हिज टेल। वो जबरा जो है वो हल्कू को आते हुए देखता है और अपना दुम हिलाते हुए जो है वो हल्कू की तरफ दौड़ता है। हल्कू सेड, आई कुडंट स्टैंड इन इट एनी मोर जबरा, कम along, let's go into the orchard and gather leaves to warm up with। कह रहा है कि मैं अब इसे और नहीं झेल सकता जबरा, मेरे साथ आओ, चलो बगान में चलते हैं, पत्ते इकट्ठा करते हैं और उससे खुद को गर्म करते हैं। When we are toasted, टोस्टेड का मतलब होता है गर्म हो जाना। जब हम गर्म हो जाएंगे, वी विल कम बैक एंड स्लीप, जब हम लोग गर्मा जाएंगे तब हम लोग वापस आकर सो जाएंगे। द नाइट स्टिल फार फ्रॉम ओवर, रात अभी भी बहुत बाकी है, मतलब ख़त्म होने में अभी बहुत समय है रात। आगे लिखा हुआ है, जबरा बार्क्ड हिज एग्रीमेंट एंड ट्रॉटेड ऑन टुवर्ड्स द ऑर्किड। अब यहाँ पे जैसे कुत्ता जो है वो तो कुछ बोल नहीं सकता है, हाँ ना हाँ ना, तो वो जो है ऐसे भौंकता है, और भौंकता है हाँ बोलने के लिए, हाँ बोलते हुए भौंकता है, यानी कि उसके साथ सहमति ज़्यादा तय हुए कि हाँ हम लोग चलते हैं बगान में, उसी चीज़ को जो है हाँ बोल देता है जबरा भौंक करके। और जो है अपने छोटे छोटे कदमों से तेज़ी से ऑर्कड यानी कि बगान की ओर बढ़ता है। कुत्ता का कदम जो है ज़्यादा लंबा नहीं ना होता है, तो वो छोटा छोटा कदम ही लेता है, लेकिन इतना तेज़ी से लेता है कि वो बहुत तेज़ी से चलने लगता है। उसी को कहा जाता है ट्रॉटेड, उसी को इंग्लिश में ट्रॉटेड कहा जाता है। अंडर द ट्रीज इट वॉज पिच डार्क, पेड़ों के नीचे जो जगह था उस बगान में वो एकदम पिच डार्क था। पिच डार्क मतलब क्या होता है बच्चों? घनघोर अंधेरा, जहाँ पर कुछ ना दिख रहा हो। एक साधारण अंधेरा होता है, जैसे कि आप नॉर्मली, आप सामान्यतः जब बाजार में निकलिएगा, बाहर कहीं निकलिएगा रात में, तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा, अंधेरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी ना दिखाई दे। लेकिन जब ऐसा हो कि कुछ भी ना दिखाई दे तो उसको कहा जाता है पिच डार्क। एंड इन द डार्कनेस द बिटर विंड ब्लू, और कह रहा है कि उस अंधेरे में वो कड़वी हवा जो है बह रही थी। बफटिंग द लीव्स, बफटिंग का मतलब होता है कि धक्का देना लगातार, जैसे कि हवा जो चलता है वो एक बार धक्का देता है, फिर चला, फिर धक्का दिया, फिर चला, फिर धक्का दिया, लगातार हवा धक्का देते रहता है, तो उसी को कहा जाता है बफेटिंग। और उसी धक्का से जो है पत्ता जो है आसपास आपस में टकराता है, वो जो आवाज़ निकलता है, तो उसी को कहा जाता है बफेटिंग द लीव्स। वो हवा जो है, वो जो कड़वी हवा है जो बह रही थी, वो पत्तों को जो है लगातार धक्का दे रहा है। एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रिप्ट फ्रॉम द ब्रांचेस, और ओस की बूंदें जो है वो शाखाओं से नीचे छलकती है। ड्रिप्ट का मतलब होता है छलकना या फिर चूना। पानी चू रहा है, दूध चू रहा है, मधु चू रहा है, तो ये सब जो है उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है ड्रिप्ट। समझ रहे हैं बच्चों? तो वहीं पे लिख रहा है कि वो जो हवा चल रहा है इसके कारण जो है हल्का हल्का बूंद जो है ओस का शाखाओं से, ब्रांचेस मतलब क्या होता है? पेड़ की शाखाएं, तो पेड़ की शाखाओं से वो हल्का हल्का ओस जो है नीचे की ओर चू रहा है। सडनली अ गस्ट कैरिड द सेंट ऑफ हीना ब्लॉसम टू हिम। गस्ट मतलब क्या होता है? हवा का झोंका। गाना नहीं सुने, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, तो वही हवा के झोंके के लिए एक शब्द है अंग्रेजी में गस्ट। हवा का झोंका 3 शब्द में आता है हिंदी में, इंग्लिश में बस एक ही शब्द है, वो भी 4 अक्षर का, गस्ट। कह रहा है कि अचानक से एक हवा का झोंका आता है और अपने साथ जो है
वो हीना, हीना मतलब मेहंदी का जो है ब्लोस्म, ब्लोस्म मतलब होता है महक, खुशबू अपने साथ लाता है। अब कहीं से आप देखते होंगे कि आसपास में कहीं जो है मेहंदी का पेड़ होगा, और जब हवा वहाँ से आ रहा है तो साथ में जो है मेहंदी का भी खुशबू लेकर आ रहा है। वेयर्स दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम। अब हल्कू बोलता है कि ये जो मीठी खुशबू है, मधुर खुशबू है, ये कहाँ से आ रही है जबरा? और कांट योर नोज मेक आउट एनीथिंग एज फ्रेगनेंट एज दिस। कह रहा है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और या फिर हमारी जो नाक है वो अपने आप जो है, हम लोग का नाक जैसे कान बज रहा है ना, उसी तरह नाक भी एक तरह से बजना होता है कि अपने आप वो खुशबू लगने लगता है। तो वही कह रहा है कि क्या हम लोग को अपने आप तो वो खुशबू नहीं लग रहा है, कहीं से आ तो नहीं रहा है। आगे लिख रहा है जबरा हैड फाउंड अ बोन लाइंग समवेयर एंड वाज चूइंग इट। अब कह रहा है कि कुत्ता क्या करता है, वो हड्डी चबाता है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि जबरा जो है वो कहीं पर एक हड्डी पड़ा हुआ उसको मिल गया था, और उसको च्यूइंग मतलब कि उसको चबा रहा था। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगेन टू गैदर द लीव्स। हल्कू जो है वो ज़मीन पर अपना जो आग जो है, बुरसी जो है वो जला देता है, और जो है पत्ता इकट्ठा करने लगता है वो। हिज हैंड्स वर फ्रोजन। उसकी जो हाथ है वो एकदम जो है जम गया था। हिज बेयर फीट नम। उसका जो नंगा पाँव है वो नम पड़ गया था। नम मतलब हो जाता है सुन्न, सुन्न पड़ गया। बट ही वुड पाइल अप अ रेगुलर माउंटेन ऑफ द लीव्स एंड बाय मेकिंग अ फायर ऑफ आउट ऑफ देम ही वुड बर्न अवे द कोल्ड। लिखा है पर वो जो है वो एक माउंटेन ऑफ लीव्स, माउंटेन ऑफ लीव्स मतलब कि वो पत्ता इकट्ठा करके एक पहाड़ बनाएगा, और उससे एक आग बनाएगा, और उससे जो है वो ठंडा को जला के भगा देगा। अब आगे लिखा हुआ है इन अ लिटिल वाइल द फायर वॉज बर्निंग मेरिली। मेरिली का मतलब होता है एकदम उछलते कूदते, या फिर मतलब स्वस्थ तरीके से। आग जो है इतना तेज हो गया था कि वो इधर उधर झूल रहा है। तो लिख रहा है कि कुछ ही समय में जो है आग जो है वो इतना विशाल बन गया था, और बहुत ही अच्छा आग बन गया था। द फ्लेम स्लिप्ड अपवर्ड लिकिंग एट द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस। उसकी जो आग की लपटें हैं वो आगे पीछे कूदने लगती थी। कभी आग का तो यही प्रवृत्ति है कि वो अभी ऐसे सीधा जल रहा है, फिर इधर की ओर हो जाएगा, फिर इधर की ओर हो जाएगा, इधर उधर जो है झोंकते रहता है। तो आगे लिख रहा है कि वो जो है इधर उधर जो है उछल रहा था आग का लपटे। अपवर्ड लीकिंग एट द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस। और जो आग की लपटें हैं वो जो आम की पेड़ हैं, आम का बागान है, आम के बागानों का जो पेड़ है उसकी शाखाओं को चाट रहा होता है। अब इस चाट रहा होने से क्या मतलब है? मतलब ये है कि आग की लपटें वो इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो आग की लपटें ऊपर जो है पेड़ की शाखाएं हैं उसको भी छू रही थी। इन द फ्लिकरिंग लाइट द इमेंस ट्रीज ऑफ द ग्रूव लुक्ड एज थू दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड। अब कह रहा है कि जो वो आग लगा था इससे एक फ्लिकरिंग लाइट, फ्लिकरिंग का मतलब वो होता है बच्चों भवकता हुआ, और लाइट का मतलब होता है रोशनी। तो वो जो भवकता हुआ रोशनी था वो इतना क्या कहते हैं अपार था, इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर जो आसपास जो है पेड़ है वो दिखने लगे थे, और इस प्रकार दिखने लगे थे कि अब उन्हें देखने में लग रहा था कि आग के बिना जो है वो कितनी अंधकार में रह रहे थे। इन द ब्लिसफुल सी ऑफ द डार्कनेस द फायर लाइट सीम टू पिच एंड टॉस लाइक अ बोट। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा समझने का आपको ज़रूरी है। हालांकि एग्ज़ाम में इससे ऐसा कोई सवाल नहीं आता है, लेकिन ये जो लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब समझने में हल्का सा 1 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझना है कि टॉस मतलब क्या होता है। टॉस का मतलब होता है जब समुद्र में उफान आता है तो जो
नाव है वो इस तरह की जब तरंगे आती है तो नाव जो है वो ऊपर जाता है, फिर नीचे होता है, ऊपर जाता है, नीचे होता है समुद्र में। तो इस वजह से जो वो नाव है वो पूरा हिलते डुलते रहता है। अंदर जो है लोग जो है वो हिलते डुलते रहते हैं। उधर से कोई तरंग आई और नाव को और हिला दी, नाव जो है पूरा हिल गया, उसके अंदर के लोग हिल गए। तो इसी परिस्थिति को कहा जाता है टॉस। ठीक है। और जिस तरह से आप आग को देखते होंगे, आग भी उसी तरह से तरंगे उत्पन्न करती है, बिल्कुल इसी तरह तरंगे उत्पन्न करती है आग की। अगर आप परछाई किसी दीवार में देखें तो वो इसी तरह की तरंगे उत्पन्न करती है। और उसे देखकर यही लगता है कि वो जो है नाव की तरह जो है आग वो हिल रही है। आगे लिखा हुआ है, हल्कू सैट बिफोर द फायर एंड लेट इट वार्म हिम। हल्कू आग के सामने बैठता है और आग को जो है उसे गर्म करने देता है। आफ्टर अ वाइल ही टुक ऑफ हिज शॉल एंड टक्ड इट बिहाइंड हिम। अब यहाँ पर टक्ड मतलब क्या होता है बच्चों? टक्ड मतलब होता है जैसे हम लोग शर्ट पहनते हैं तो उसे पैंट में ड्रॉप कर लेते हैं ना, तो उसी प्रक्रिया को टक कहा जाता है, टकिंग कहा जाता है। तो कह रहा है जैसे हम लोग पूरा शर्ट तो अपने पैंट में नहीं घुसाते हैं, बस थोड़ा सा हिस्सा घुसाते हैं, तो वही कह रहा है कि वो जो हल्कू है वो अपना शॉल को फंसा लेता है अपने पैंट में हल्का सा घुसा के। बिहाइंड हिम मतलब अपने पीछे, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ। देन ही स्प्रेड आउट बोथ हिज फीट। फिर वो दोनों पैरों को अपने फैलाता है, एज डू चैलेंजिंग द कोल्ड। जिस तरह वो अपने दोनों पैरों को फैलाता है। सबसे पहले क्या होता है, शॉल उतार के पीछे पैंट में फंसा के टांग देता है और फिर अपने दोनों पैरों को फैलाता है और इस तरह से पैरों को फैलाता है और शाल को उतारता है जैसे कि वो हवा को, ठंडी को चैलेंज कर रहा हो, आह्वान दे रहा हो, चुनौती दे रहा हो कि आओ तुम जो मेरा बिगाड़ना चाहो वो बिगाड़ सकते हो। द कोल्ड टू डू इट्स वर्स्ट मतलब कि तुम जो चाहो बिगाड़ कर देख लो, मुझे बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर। कह रहा है कि वो जो आग जल रहा था हल्कू का, उस आग के कारण जो है हमारा हल्कू वो इमेंस पावर ऑफ विंटर यानी कि जो ठंडी में अपार शक्ति होती है कि किसी भी बड़े से बड़े पुरुष को भी हरा दे, ठंडी के कारण लोग घुस जाते हैं अपने घरों में। अब उस ठंडी के ऊपर हमारे हल्कू ने विजय प्राप्त कर लिया था, विजयी हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने आग ऐसा जलाया था कि अब उसे ठंडी नहीं लग रही थी। ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब होता है विजय या फिर जीत। तो लिख रहा है कि जो हमारा हल्कू ठंडी से जीत गया, उस जीत के ऊपर उसे गर्व था। अब हालांकि ऐसा कोई मुकाबला नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे लेखक ने ऐसा इस तरह से एक मेटाफर बना कर दिया है कि जंग हो रही थी हल्कू और ठंडी के बीच में। हल्कू ने एक शस्त्र निकाला जिस शस्त्र का नाम था आग, और उस शस्त्र के इस्तेमाल करने से वो ठंडी को हरा दिया और अब उस जीत में गर्व ले रहा है। आगे लिखा हुआ है, ही सेड टू जबरा। उसने जबरा से कहा, वेल जबरा, यू आर नॉट कोल्ड नाउ आर यू? जबरा, ठीक है, क्या तुम्हें अब ठंडी लग रही है? क्या तुम्हें अभी ठंडी तो नहीं लग रही? जबरा बार्क्ड एज डू टू से, हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ? जबरा जो है भौंकता है, और भौंकता है तो अब भौंक रहा है तो वो क्या बोल रहा है ये तो हम लोग को नहीं पता। तो लेखक लिखते हैं कि वो भौंकता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो बोलना चाह रहा हो क्या, कि मुझे ठंडी कैसे महसूस हो सकती है, मुझे ठंडी कैसे महसूस हो सकती है, इतना तो अच्छा आग तुमने जला दिया, मुझे ठंडी कैसे महसूस हो सकती है। ऐसा जबरा शायद कहा हो अपने भौंकते हुए वो ऐसा कहना चाहता हो। आगे लिखा हुआ है, वी शुड हैव थॉट ऑफ दिस प्लान बिफोर
हम लोग जो है इस उपाय के बारे में पहले सोचना चाहिए था। किस उपाय के बारे में? ये आग जलाने के बारे में। आग जलाने से इन लोग का ठंडी भाग गया है, तो बोल रहा है कि ये उपाय को हम लोग को पहले ही सोच लेना चाहिए था। then we would never become when we would never have become so chilled। अगर हम लोग पहले ही उपाय सोच लिए होते तो इतना हम लोग को कभी ठंडा जो है, इतना जाड़ा कभी नहीं लगता, हम लोग इतना जड़ते नहीं। जबरा वेज्ड हिज टेल। जबरा जो है अपना दुम हिलाता है ये बात सुन करके। फाइन, नाउ व्हाट डू यू से वी जंप ओवर द फायर। अब जबरा बोलता है, मन जबरा नहीं, हल्कू बोलता है कि ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि हम लोग जो है इस आग के ऊपर से कूदते हैं। लेट्स सी हाउ वी मैनेज इट। देखते हैं कि हम इसे कैसे कर पाते हैं। बट इफ़ यू गेट स्क्रॉच्ड आई हैव गॉट नो मेडिसिन। पर अगर आग से उछलते समय तुम्हारा पैर जल जाए या फिर तुम कहीं पे जल जाओ तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई दवाई नहीं है फ़िलहाल। अब इस लाइन को थोड़ा एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा है हमारा हल्कू कि ठीक है, क्या ऐसा नहीं हम लोग कर सकते कि हम लोग आग के ऊपर कूदे। अब ऐसा हल्कू क्यों कहता है? क्योंकि उसे अभी भी थोड़ी ठंडी लग रही होती है और वो सोचा कि आग के ऊपर से कूदेंगे तो उसकी जो है ठंडी थोड़ी और कमेगी। अब आगे लिखा हुआ है, हल्कू हमारे जबरा से बोलता है कि देखते हैं कि हम लोग उछलते हैं और किसी ना किसी तरीके से जो है मैनेज कर लेंगे। पर अगर जबरा को फिर सचेत भी करता है कि अगर तुमने अपना पैर जला लिया, स्क्रॉच्ड, इफ़ यू गेट स्क्रॉच्ड, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई दवाई नहीं है। जबरा लुक्ड फियरफुली एट द फायर। जबरा ये सब बात सुनता है और वो आग की तरफ बहुत डर से देखता है। अब इस लाइन से हम लोग को समझ में आता है कि जबरा जो है वो इंसानी भाषा समझता है। इंसान जो भी बोल रहा है वो चीज़ समझ रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि हल्कू बोल रहा है कि आग के ऊपर से कूदना। इसी कारण जो है जबरा जो है हल्का सा डरा हुआ मन से आग की तरफ देखता है कि अब उसे लगता है कि कूदना पड़ेगा अपने मालिक के कहे हुए पर। आगे लिखा हुआ है, वी मस्ट नॉट टेल मुन्नी टुमारो और देयर विल बी अ रो। रो मतलब क्या होता है बच्चों? रो का मतलब तो होता है पंक्ति, यानी कि एक पंक्ति, लाइन जो है उसको हम लोग कहते हैं रो। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्टॉक का मतलब होता है लड़की का पीछा करना और पुआल दोनों होता है, उसी तरह ये शब्द है रो। इस रो शब्द का भी मतलब होता है, दो मतलब होता है। एक तो होता है पंक्ति, कतार या फिर लाइन, और दूसरा जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है कलेश। हमारा हल्कू कह रहा है कि ये जो आग से ऊपर कूदने वाला काम है ये हम लोग को कल मुन्नी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो घर में कलेश हो जाएगा। कोई भी पत्नी जो है इस बात पे कलेश करेगी कि आप लोग आग के ऊपर से क्यों कूद रहे हैं, इतना खतरनाक काम क्यों कर रहे हैं। जबकि हमारे चैप्टर में पीछे बताया गया है कि आग का लपटा इतना ऊंचा था कि जो आम का बागान में आम का पेड़ है उसकी शाखा को छू रहा था, उसकी शाखा को चाट रहा था। तो बात यही है कि अगर वो कूदेगा तो उसके पैर में आग का लपट लगेगा तो ज़रूर, क्योंकि आग तो ऊंचा है। ऐसा नहीं कि आग जो है छोटा आग है, हल्का सा आग है कि उसके ऊपर से कूदा जा सकता है। अब आगे लिखा है, विथ दैट ही जम्प्ड अप एंड क्लियर्ड द फायर इन वन लीप। अब यही बोलते हुए कि मुन्नी को ना बताना, हमारा जो हल्कू है वो आग के ऊपर से कूद जाता है और एक छलान में वो लांघ जाता है पूरा आग को, एक ही छलान में। दो छलान उसको नहीं लगता है। ही गॉट हिज लेग्स सिंज्ड। सिंज्ड का मतलब क्या होता है बच्चा? झुलसना, जलना। वो आग के ऊपर से कूदा, इसके कारण उसका पैर हल्का सा झुलस गया। बट ही डिडंट केयर। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। डिडंट केयर मतलब फर्क ना पड़ना, ठीक है। केयर का अर्थ अलग होता है। केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, लेकिन जब डिडंट केयर आ गया तो इसका मतलब होता है कि फर्क ना पड़ना। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने कूदने के क्रम में अपना पैर जला लिया, पर हमारे हल्कू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबरा रैन अराउंड द फायर एंड
केम अप टू हिम। जबरा पहले क्या होता है कि वो आग के चारों ओर दौड़ते दौड़ते परिक्रमा करता है और फिर उसके बाद वो हल्कू के आस पास आकर खड़ा हो जाता है। हल्कू सेड, हल्कू फिर जबरा को कहता है गो ऑन। गो ऑन मतलब बच्चों क्या होता है, आगे बढ़ो। नो मोर ऑफ दिस मतलब कि अब तुम्हारा और कोई बहाना नहीं चलेगा। नो मोर ऑफ दिस। अब यहाँ पर आप एक एक शब्द जाके ट्रांसलेशन करिएगा तो आपको इसका कोई मतलब नहीं समझ में आएगा, लेकिन नो मोर ऑफ दिस का अगर आप एक शब्द मतलब देखें, ये एक तरह से एक शब्द ही है जिसका एक अलग ही मतलब होता है। इसका मतलब हुआ कि अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। जंप ओवर द फायर, आग के ऊपर से कूदो। यहाँ पर हल्कू क्या कहता है कि आगे बढ़ो, अब और कोई बहाना नहीं चलेगा, आग के ऊपर से कूदो। ही लीप्ड अगेन एंड केम बैक टू द अदर साइड। ये बोलते हुए हल्कू एक बार फिर से आग के ऊपर से कूदता है और दूसरी तरफ चला जाता है, आग के उस ओर चला जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का पार्ट 3 लेक्चर खत्म होता है। सस्पेंस के साथ आगे क्या होता है देखने के लिए कल सुबह 6 बजे का इंतज़ार करिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।